Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 11.3 of chapter 11 3 dimensional geometry of class 12th maths। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 11.1 से लेकर 11.3 तक प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखना, उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना। ओके, और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वेक्टर चैप्टर भी पूरा आना चाहिए, ठीक है। वो उसकी वीडियोज़ भी मैंने बना दी हैं, उस चैप्टर को भी कंप्लीट करो। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन के बारे में पढ़ना है बेसिकली। सो प्लेन क्या है? अच्छा, उस प्लेन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वेक्टर में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर है, अगर मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ज़ीरो होता था। ओके, मैंने डेरिवेशन भी बताई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ओके, और दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाते वक्त कि मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अगर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर ये मान लो ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हैं या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या एक ही स्पेस में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का कौन सा वेक्टर ऐसा होगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आपको याद होगा कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। ओके, एक तो डॉट प्रोडक्ट वाला और एक ये ए क्रॉस बी वाला, ठीक है। ये काम आएंगे आगे। अब मैं डिराइव करता हूँ आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन डिराइव करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है। मान लो ये एक प्लेन है, ओके। और अगर इस प्लेन की इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है तो जैसे मैंने लाइन की इक्वेशन डिराइव की थी, अगेन मैं वही चीज़ करूँगा कि यहाँ पर भी मैं कुछ पॉइंट्स अज्यूम करना पड़ेगा मुझे। तो मान लो उस प्लेन में एक पॉइंट है ए और ये 3 डायमेंशनल प्लेन है, x1 y1 z1 उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मान लो। ओके, और ये पॉइंट प्लेन में गिवन है और एक पॉइंट आर है जिसको मैं अज्यूम करूँगा ये जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड। ओके, ये दो चीज़ें मैंने अज्यूम कर ली। तीसरी चीज़ और मैं क्या अज्यूम करूँगा कि एक लाइन है या एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है जो इस प्लेन के नॉर्मल है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल टू अ लाइन मतलब वो नॉर्मल वाली लाइन ये मतलब परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, गिवन प्लेन के। अगर ये प्लेन से परपेंडिकुलर है तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्लास 11 में आपने पढ़ा था ना, दो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक लाइन है तो उसके ऊपर नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो गया? ये नॉर्मल वाली वेक्टर, ठीक है, ये ऊपर पिंक वाला वेक्टर, ठीक है। अब इस नॉर्मल को भी मैं मान लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ, या तो इसकी इक्वेशन लिख देते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ये वेक्टर है जो कि नॉर्मल है प्लेन से। अब ये तीन चीज़ें मैंने अज्यूम करी हैं, ठीक है। ये पॉइंट को कंबाइन मत कर देना इसके साथ, ये अलग है नॉर्मल। ओके, ये तीन चीज़ें मैंने अज्यूम कर ली। अब प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? अब देखो, ए आर को ज्वाइन करो, ए आर को ज्वाइन करो, ठीक है। ए आर को ज्वाइन कर लिया तो ये ए आर वैक्टर बन गया। अगर ए आर को आपने ज्वाइन कर लिया तो ए आर वैक्टर बन गया। ओके, अब इस प्लेन के ऊपर ही दोनों पॉइंट है ना, ए और आर दोनों प्लेन के ऊपर है ना। ओके, तो ए आर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ये ज़ीरो होगा। आपको ये बात समझ में आते हैं क्योंकि दोनों ही ये वेक्टर जो प्लेन के ऊपर है, ए आर वेक्टर, वो प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अब जब ये जो नॉर्मल है वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल उस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। दोबारा सुनो, अगर ये नॉर्मल पिंक वाली प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल ए आर के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ए आर प्लेन के ऊपर ही है। ए आर जो वेक्टर है वो प्लेन के ऊपर है, ठीक है। मान लो ए आर वेक्टर ऐसे भी रखा होगा, ऐसे भी रखा होगा, ऐसे भी रखा होगा, कैसे भी रखा है, मेरा हाथ समझो प्लेन है, ठीक है। उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का पेन ए आर वेक्टर है। अब नॉर्मल तो ऐसा सीधा ही खड़ा होगा, तो वो ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। चाहे ये वेक्टर ऐसा भी होता तब भी ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ओके, तो यहाँ से ये क्रक्स निकलता है कि प्लेन के ऊपर अगर कोई भी वेक्टर है, चाहे उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, कैसी भी हो,
जो प्लेन के नॉर्मल होगी वो वेक्टर के भी नॉर्मल होगी, ठीक है। ये जो नॉर्मल होगी वो सारे वेक्टर्स जितने भी उस प्लेन के ऊपर हैं उन सब के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर रिज्यूम किया, वो ए आर मैंने वो वेक्टर रिज्यूम किया जो कि नॉर्मल से परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये दोनों वेक्टर ही हैं, ओके। अब मैं ए और आर को पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिख लूँ तो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल आर, और क्योंकि दोनों का डिस्टेंस मैं ऑरिजिन से फाइंड कर सकता हूँ, ओके। तो अगर ए आर को मैं ऐसे लिख दूँ आर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ डॉट एन तो चल ही रहा है बाहर, चलने दो उसको, ओके, इज इक्वल टू में 0 चल रहा है, ओके। अब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, ठीक है। तो ये आपकी पता प्लेन की इक्वेशन बन गई, ये प्लेन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ओके। अब चाहे तो आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई करा लो और आप चाहो तो इसको उस तरफ भी ले जाओ, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। अब समझो, अगर मैं दोनों तरफ n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये जो राइट वाली चीज़ होती है ना, ये a वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन n, ये होती है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा टर्म क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड है ये, ओके। सो ये राइट वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन पूरा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म तो आपने बना ली। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए होगी। देखो, आपने आर वेक्टर को क्या माना था, एक्स वाई जेड, तो उसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। सो यहाँ देखो, एक्स आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट किसके साथ चल रहा है, एन के साथ। तो एन क्या था हमारा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, यार जगह तो है ही नहीं, थोड़ा इधर खिसकाते हैं इसको, एक सेकेंड रुको, दोबारा मैं लिखता हूँ ताकि मेरे पास जगह आ जाए। देखो यहाँ पे, अब ये एन मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, वो तो बस कंडीशन है, तो इसको हटा देते हैं। आर को मैंने खोला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और डॉट एन को मैंने खोला ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वही मैंने माने भी थे, ठीक है। अगर आपके पास डायग्राम है, मैंने डायग्राम मिटा दिया है अभी यहाँ पे। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या था आपका, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जी वन के, ठीक है, यही था। और डॉट एन वेक्टर तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ही है, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट सब निकालो, सो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जी वन, ठीक है। अब इसको और इसको, इसको और इसको और इसको और इसको कंपेयर कर लो, या तो तीनों को इस तरफ लेके आओ, तो ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन, ओके, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। सबको इस तरफ लेके आ गया। अब ए कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो, सो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जी माइनस जी वन, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो इक्वेशन बनी ना आपकी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ओके। तो ये डिराइव होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, और ये इस तरफ है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जिसमें ए बी और सी क्या हैं आपके, डायरेक्शन रेशोस हैं नॉर्मल के, ठीक है, डायरेक्शन रेशोस हैं नॉर्मल के। और x1 y1 z1 क्या था, गिवन पॉइंट्स थे, x1 y1 z1 क्या था, गिवन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको गिवन पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपको x1 y1 z1 में डालना है, और अगर आपको नॉर्मल वेक्टर दिया होगा तो नॉर्मल कहाँ डालोगे आप, a b और c में डालोगे, ठीक है। और अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे
इस टाइप में मिलेगी आपको ax1 by1 y-y1 या c z-z1। तो जो a b और c होंगे ना, मतलब x y और z के कोफिशिएंट होंगे वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन होंगे। ठीक है, मैं अगेन आपको डायग्राम से बता देता हूँ। तो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज भी हो जाए ये चीज़ें, कि आपको सब चीज़ गिवन होगी। ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। मैंने डायग्राम क्या बनाया था, ऐसे ही तो बनाया था, जिसमें ये a पॉइंट था x1 y1 z1 और r था मेरे पास x y z, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। देखो ये जो a है वो यहाँ पर है, ये रहा, ये जो b है वो यहाँ पर है, ये रहा, और ये जो c है वो यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, और x1 आपका यहाँ है, y1 यहाँ है, z1 ये है, और यही आपका गिवन पॉइंट भी था। ठीक है, और x y z तो मैंने वो अज्यूम किया था जनरल पॉइंट। ठीक है, वो यहाँ पर है। ओके, ये प्लेन की इक्वेशन दिख रही है ना आपको, ऐसी या तो ऐसी मिलेगी या ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन, इससे पहले वाला स्टेप मैंने मिटा दिया जो, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको ये वाली वैरायटी भी देखने को मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी, इसके बाद क्या था, इज इक्वल टू में था ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जी वन। ठीक है, ये जो मैंने मिटाया था मैंने वापस लिख दिया। यहीं से आप उस ये तीनों को उस तरफ लेके गए थे जिससे आपने ये डिराइव किया। ठीक है, अब इस राइट वाले को मैं डी भी कह सकता हूँ, जो डी मैं यहाँ भी यहाँ कह रहा था ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसी को तो खोला ना आपने, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को ही तो खोला। ठीक है, ओके, तो ये एक कांस्टेंट होगा क्योंकि देखो x1 y1 z1 एक गिवन पॉइंट होगा, और a b और c जो कि आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से a b और c ये भी एक कुछ कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू बैठी होगी। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज़ें अब ध्यान में रख लो। कुछ नहीं करा, बस मैंने खोल दिया है, डॉट प्रोडक्ट लगा के सबको खोल दिया है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए आर का डॉट प्रोडक्ट, ये ए आर जो वेक्टर है, देखो ए आर जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ यानी नॉर्मल के साथ 0 होगा, क्योंकि वो नॉर्मल जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में पड़े हुए सारे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। फिर मैंने ए आर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया, आर माइनस ए डॉट एन को मैंने वैसे ही रखा। फिर आर को मैंने खोला, आर मैंने क्या माना था, एक्स वाई जेड, सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि मैं इसको ओरिजिन से कंपेयर कर रहा हूँ, वेक्टर चैप्टर ठीक है सबने पढ़ा है। और ए वेक्टर को मैंने कैसे लिखा, ए वेक्टर मेरा एक्स ये है ना, देखो आर माइनस ए मैंने अभी यहाँ पे नहीं खोला, लेकिन मैंने पहले अंदर एन मल्टीप्लाई करवा लिया, और ए वेक्टर को मैंने x1 y1 z1 करके खोला। ठीक है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है, खोला था मैंने, मल्टीप्लाई कराया है यहाँ पे देख लो। ठीक है, उस तरफ लेके गया, फिर सबको खोला, तो ये एक वेक्टर इक्वेशन बनी। वेक्टर इक्वेशन बनी, जब मैंने सबको खोल दिया तो कार्टेशियन इक्वेशन बनी। ठीक है, डेरिवेशन मैंने आपके सामने कर दी है पूरी। ओके, और सारी चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले एक और चीज़ ध्यान रखना, तो ये डेरिवेशन ऑफ प्लेन तो हो गया है हमारा। देखो अगर यहाँ तक समझ नहीं आया ना तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करो और इसको अच्छे से समझो दोबारा। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर नेक्स्ट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए करवाना पड़ेगा कि अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो इसका एक फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन ने फ्रेम करता हूँ। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसलिए करवा रहा हूँ। ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए को ले लो आप 1,0,3 टू जॉइन पॉइंट्स B 4,7,1 एंड C 3,5,3। ठीक है, ये कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एक परपेंडिकुलर है, एक प्लेन, या तो इसको लाइन ले लो क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट से तो एक लाइन ही बनेगी। ये एक पॉइंट है और आपका C ये यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, और आपका P यहाँ बैठा हुआ है, सॉरी A। ठीक है, और इसको ले लो आप P जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना लोगे, जो भी कि हमने एक्सरसाइज 11.3 में करा है। ठीक है, इन 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो क्योंकि ये गिवन पॉइंट मान लोगे, याद है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 अपॉन a
y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जी माइनस जी वन अपॉन सी। प्लीज़ एक्सरसाइज 11.3 अच्छे से पढ़ लो, एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये गिवन पॉइंट ले लो 4,7,1, तो x माइनस 4 अपॉन ए क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i, यानी 3 माइनस 4 कितना होता है -1 इज इक्वल टू y माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है 1, 7 माइनस 1 दैट इज 6। ठीक है, जो डायरेक्शन निकालोगे ना इन दो पॉइंट से वेक्टर बनाओगे तो वेक्टर ही तो डायरेक्शन होगी इस लाइन की। एक्सरसाइज 11.2 प्लीज़। अब ये सब किसके इक्वल रख लो आप, लैम्डा के इक्वल रख लो, लैम्डा के इक्वल रख लो। ठीक है, अब सबको इंडिविजुअली कंपेयर करो, x माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस 1 6 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, प्लीज़ अच्छे से यहाँ समझ लो, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं स्पीड में कराऊंगा क्योंकि मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ कोई ढील मत दे देना। अब देखो, सबसे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, x और y z की वैल्यू निकालो, लैम्डा के पास भेजो सबको। x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, z इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, यही आपका p कोऑर्डिनेट्स आ गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि उस लाइन के ऊपर आपने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया p। ठीक है, जिस p के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले लैम्डा की टर्म्स में। ओके, ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बस आपको। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। पॉइंट था आपके पास a 1,0,3 और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। अगर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और p कोऑर्डिनेट इस बार आपके पास आ गए हैं x y z ये वाले। ठीक है, सो आपको a पता है पॉइंट, p पता है पॉइंट, आप क्या वेक्टर इक्वेशन बना नहीं सकते क्या, वेक्टर इक्वेशन AP बना सकते हो। ठीक है, x2 माइनस x1 करके, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप इस डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 रख दोगे, b और c के साथ, b और c से भी आप एक वेक्टर इक्वेशन बना लोगे 3 माइनस 4 7 5 माइनस 7 एंड 3 माइनस 1 करके। ठीक है, तो दोनों वेक्टर आप जब बना लोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रख लोगे। 0 रखने के बाद लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू फिर वापस से यहाँ डाल दोगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, वही मैं भी करने भी वाला हूँ, तो मैं ये करके सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह आ जाए, और इसको भी मिटा ही देते हैं। अब देखो AP वेक्टर कैसे में निकालोगे, P वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, देखो माइनस लैम्डा प्लस 4, x के कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 i प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 0 j प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 k। ठीक है, ये आ गया आपका AP वेक्टर। AP वेक्टर इसको सॉल्व कर लो फर्दर, सो ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा प्लस 3i प्लस ये कितना हो जाएगा -2 लैम्डा, 7 माइनस 2 लैम्डा कर देते हैं इसको, j प्लस 6 लैम्डा माइनस 2 k। ठीक है, अब ये आ गया आपका AP वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा BC के साथ। ओके, सो BC वेक्टर क्या है आपके पास, BC वेक्टर ये है ना, B पॉइंट क्या था, शिट मैं भूल गया सब कुछ। तो B था आपके पास ये 353 और 471 और ये था 353। ठीक है, यहाँ से भी x2 माइनस x1 कर लो, सो 3 माइनस 4 माइनस i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, ये BC वेक्टर निकल गया आपका, है ना, 5 माइनस 2 सही करा है ना सब कुछ। हाँ ठीक है, तो BC वेक्टर और AP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जिससे आपके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम मिटा देते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे सबको आता है डॉट प्रोडक्ट करना, तो यार देखो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस लैम्डा प्लस 3 से, तो क्या हो जाएगा लैम्डा -3। ठीक है, -2 किसके से मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 2 लैम्डा से, सो ये हो जाएगा -14 प्लस 4 लैम्डा। ओके, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 लैम्डा माइनस 2 से, तो 12 लैम्डा -4, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मैंने कर लिया डायरेक्टली। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा 5 लैम्डा 17 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा -17 -4 -21 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 21/17। ओके,
जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 21/17 तो यहाँ डाल लोगे एक्स वाई जेड में, तो जिससे आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो ऐसे निकालते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखता, अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैंने करवा दिया भाई। ठीक है, सो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन समझ में आ गया, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.3 का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब वो खड़ी लाइन, नॉर्मल इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, टू दी प्लेन, प्लेन मतलब ऐसे हो गए एक प्लेन, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन मतलब पहले तो प्लेन की इक्वेशन लिख लो आप, r.n थी ना, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कैसे निकालते थे, जब दोनों को तरफ मैं n मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड कर देता, याद है ना वो पॉइंट, अभी पिछले स्लाइड्स में बताया मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये राइट वाला क्या होता है आपका डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और a आपका गिवन पॉइंट होता है। ठीक है, आपके पास प्लेन क्या है, z इज इक्वल टू 2 है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं। प्लेन की इक्वेशन आ गई आपके पास, z इज इक्वल टू 2। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये बताया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 था। ठीक है यहाँ तक, और मैंने आपको ये भी बताया कि जिसमें a b और c क्या थे, मेरा डायरेक्शन थी, डायरेक्शन वेक्टर नॉर्मल की, जो मैंने यहाँ मानी थी a प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो अभी तो z इज इक्वल टू 2 ही है मेरे पास, तो इसका मतलब यही है कि a 0 होगा, b भी 0 ही रहा होगा, और c की वैल्यू देखो z के साथ कुछ नहीं है ना, z इज इक्वल टू 2 है, z के साथ कुछ नहीं मतलब 1 तो है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो जब c की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरी नॉर्मल की वेक्टर क्या बन जाएगी, नॉर्मल वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, नॉर्मल वेक्टर यही तो था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो a और b तो 0 है, तो सीधा c के लिख दूँ, यानी सीधा k लिख दूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई k। ओके, तो जब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है मेरे पास k, अब वो पूछ रहा है नीच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ही निकालना है, तो z इज इक्वल टू 2 का डायरेक्शन कोसाइन तो यही हो, नॉर्मल वेक्टर तो ये, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन जल्दी बताओ, 1 ही तो हो जाएगा, वेक्टर तो नॉर्मल की यही है ना k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन पे सॉरी ये क्या निकाला मैंने, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब डायरेक्शन कोसाइन मतलब k अपॉन 1, तो डायरेक्शन कोसाइन यही हो जाएगा आपका। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइन 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। ओके, और a और b तो 0 थे, a और b तो 0 थे, 0 0 1 ही हो जाएगा फिर तो, 0,0,1। ठीक है, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन निकालने आते हैं ना, कैसे निकालते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, यार वेक्टर चैप्टर तो पूरा पढ़ के आए हो। जैसे मान लो ये नॉर्मल की इक्वेशन है, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ c कोऑर्डिनेट है, क्योंकि k की वैल्यू 1 है, z इज इक्वल टू 1 है, तो इसके बगल में k का नॉर्मल के साथ k का कोफिशिएंट ही होता है। ठीक है, तो 0 0 1, क्योंकि a और b तो 0 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको मिटा देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब ये मान लो प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या थी, ठीक है, जिसको मैंने राइट साइड में डी कहा था, कांस्टेंट कहा था, तो कांस्टेंट तो आपको 1 गिवन है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1, a डॉट n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, और ax क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 1, और c क्या हो जाएगा 1। अब ये a और b और c कहाँ से आए थे, नॉर्मल से आए थे, यानी ए आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये आ गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन तो निकालना आ ही गए आपको, सो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही था आपका
क्या नॉर्मल की इक्वेशन, सो आई प्लस जी प्लस जे प्लस के। अब उसके डायरेक्शन को साइन निकालो, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, ठीक है, मैग्नीट्यूड √3 होगा। ईजी, वेरी इजी। डेरिवेशन एक बार अब अच्छे से कर लो ना, तो क्वेश्चन 2 मिनट में होते हैं। अब ये देखो सिंपल, 2x + 3y - z = 5। सिमिलरली इसके डायरेक्शन को a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा 3, c क्या हो जाएगा -2। सो ai क्या हो जाएगा 2i + 3j - 2k। ये किसकी इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन आ गई तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 + 9 + 4, दैट इज़ 16 + 9, दैट इज़ 25 रूट यानी 5। तो 2/5, 3/5 और -2/5। डायरेक्शन को साइन तो वेक्टर में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल सकता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा है हमारा, अगेन मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन को देख लो, बार बार देखो उसको, जब तक समझ नहीं आता जब तक देखते रहो। 5y + 8 = 0, ठीक है। इसका तो तो इसके आगे 0 x लगा दूँ मैं, तो उसमें a क्या हो जाएगा 0, b क्या हो जाएगा 5, c क्या हो जाएगा 8। तो बनाओ इक्वेशन 0y + 5j + 8k, ठीक है। डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे 0 होगा पहला, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहले तो ये निकालो मैग्नीट्यूड, 25 + 64 कितना होता है 79। सो 5/√79, 8/√79, ठीक है यहाँ तक। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी बोला यार उसने, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हर एक केस का पहले वाले इसका पहले निकाल देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यही होगा a.n। देखो ये आपके पास प्लेन है, मैंने आपको बोला कि राइट वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये रही 5y + 8, है ना, ये प्लेन की इक्वेशन है। अगर मैं इस 8 को उस तरफ भेज दूँ, और मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये a.n कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है -8 है। दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा मैं मैग्नीट्यूड से, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो √79, तो 8/√79 इज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सिमिलरली सबका निकाल दो यार जल्दी से। तो पहला जो डी पार्ट है मैंने कर लिया। दूसरा देखो सी, देखो अब 2x + 3y, वो तो मैंने निकाल दिया ना, डायरेक्शन को साइन नहीं निकाल रहा मैं, ये निकाल रहा हूँ 5। मैंने बोला था राइट साइड वाला क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। अब जब इस पूरे को मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूँ, देखो यहाँ भी स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 9 था ना, 4 6 3 3 9, 9 + 4, एक सेकेंड, इसका क्या होगा 9 + 4 + 4 ही तो होगा 8 9 और 8 √17। मैंने कुछ और निकाला था क्या, वो याद नहीं, मैंने √17 लिखा था। 4 + 9 + 1 है, सॉरी यार ये 1 है, 2 मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको। √14 मैंने नहीं लिखा था यार, सी पार्ट में मैंने क्या निकाला था डायरेक्शन को साइन, कुछ और तो नहीं पढ़ लिया मैंने इसको। ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 1 √15 होगा इसका, तो नहीं √14, 9 और 4 13, हाँ 1 √14 होगा ना, तो 5/√14 चेक कर लेता हूँ मैं एक बारी, हाँ ठीक है √14 ही है। तो 5/√14 इज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट वाला क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट देखो, डायरेक्शन को साइन उसके हो जाएंगे 2/√14, 3/√14 और -1/√14। अब मेरे को याद नहीं मैंने क्या निकाल दिया, ठीक है। राइट वाला क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को अगर मैं n मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो 1/√3 इज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन यही होती है। मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया, जिसमें xi + yj + z के होता है, ये ai + bj + c के होता है, ये x1y + y1j + z1 के होता है, और ये ai + bj + c के होता है, ठीक है। आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 7 यूनिट्स गिवन है, तो मतलब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो राइट वाला क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 7 यूनिट्स। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन ये वाली बता दो, तो यहाँ तो 7 लिख देना,
ठीक है, इसको खोल देना। आर को क्या लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, सॉरी वेक्टर इक्वेशन बनाने हैं तो वेक्टर इक्वेशन तो आर तो नहीं खुलेगा, सो आर को आर ही रहने दो, एन को खोल लो। एन क्या हो जाएगा, ये रहा नॉर्मल, ये तो डायरेक्ट ही गिवन है, इज इक्वल टू में 7 लिखना। प्लीज़ डेरिवेशन देख लो, डेरिवेशन देख लो, देखो देखो कितना ईजी हो गया। बस ये रहा आपका फाइनल आंसर। वेक्टर इक्वेशन ही बोली थी, कार्टेशियन तो नहीं बोली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अब यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन है, फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसकी वैल्यू है, ए डॉट एन की वैल्यू ये है आर, तो आर को ऐसे ही रखा है, और एन तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करोगे, आर को खोल लोगे। आर को हम क्या मानते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सबको खोल लोगे ना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट वहाँ तो हो ही रखा है डॉट प्रोडक्ट, तो उसको तो 2 रहने ही दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस ये 2 है, नहीं सी के, हाँ ये z है भाई, और ये माइनस का z होगा। ठीक है, वो 2 को इस तरफ ले आया मैं। सी पार्ट देखो, आर को तो ऐसे ही रहने दो, नहीं आर को ही तो खोलना है, कार्टेशियन निकाला ना इस बार। सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के 2i प्लस 3j। पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जब हम डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि स्कूल में तो इसको रटवाते हैं, मैंने डेरिवेशन कराई, तो आपको ईजी नहीं लग रहा है, लग रहा है तो यार अगर आपको ईजी लग रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि हाँ मुझे ईजी लग रहा है। ठीक है, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। बी पार्ट था नहीं, सी पार्ट देखो, सी पार्ट थोड़ा, अब सी पार्ट देखो किस फॉर्म में है, वही जो खोलने वाली फॉर्म में। देखो ये आर है, एस है नहीं, 3 माइनस टी एन 2s प्लस 1। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, नॉर्मल की इक्वेशन है, ओके। अब ये पता नहीं एस है कि नहीं, तो आर को खोलो यहाँ पे तो दोबारा, फिफ्टीन को चलते रहने दो, आई जे के गायब हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा आपका एस एक्स माइनस 2t एक्स प्लस 3y माइनस टी वाई प्लस 2s z प्लस 2 इज इक्वल टू 15 s 3 2s z एस एक्स प्लस 3y प्लस 2s z 2t, हाँ, और फिर यहाँ पे एक सेकेंड एक्स एक्स वाले साथ में रख लो ना, यहीं पे छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, वरना ये एस एस एक्स वाले साथ में रख लो। देखो ये एस एक्स है ना, इसके साथ ये वाला एक्स साथ में ही तो थे वो, तो यहाँ से एक्स ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जी, यहाँ से जी तो कॉमन नहीं आ रहा। सेकेंड में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, 2zx प्लस ये हो जाएगा z, मैंने 2 क्यों लिख लिया, z है ये, z और 2 में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, तो ये z है भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करा है सिंपली डॉट प्रोडक्ट से। सो ये हो जाएगा आपका s माइनस 2t x प्लस यहीं रहने दो इसको 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस 1 z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। याद आ गया, देखो फ्रॉम द ओरिजिन, अब वो पॉइंट की जगह क्या था, प्लीज़ ये क्वेश्चन दोबारा देख लो। प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाएगा, क्योंकि नॉर्मली प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12। ठीक है, अब देखो इधर नॉर्मल छोड़ो, इसको नॉर्मल नहीं लेते, एक लाइन है, एक लाइन है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसको नेम दे देते हैं ए पी। ये ए पी एक लाइन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, पी कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आती है कि जो प्लेन की इक्वेशन हम इतनी देर से लिख रहे हैं, इसके जो एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नॉर्मल की तो इक्वेशन बनाएंगे। सो कोऑर्डिनेट्स
ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कोफिशिएंट बोलते हैं यार, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, नॉर्मल की इक्वेशन ही तो बना रहे थे जो हम कह रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k नॉर्मल होंगे, ये एक नॉर्मल वाली लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल है इस प्लेन के, ठीक है। अब ये देखो ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल और लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, मतलब अगर इसकी इक्वेशन 2i प्लस 3j प्लस 4k है तो इसकी भी वही होगी इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, लैम्डा टाइम्स होगी, लेकिन लैम्डा 1 भी तो हो सकता है, तो डायरेक्शन सेम होगी, वो लैम्डा कट ही जाएगा बाद में, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, सो डायरेक्शन विल बी सेम बिकॉज नॉर्मल विल बी पैरेलल टू लाइन ए पी, ठीक है, नॉर्मल विल बी पैरेलल टू लाइन ए पी, सो डायरेक्शन विल बी सेम। ये देखो ना पैरेलल की डायरेक्शन सेम होती है ना, अगर सेम एरो में जा रही तो +1 और इस तरफ जा रही है, दो एक इस तरफ है, दोनों पैरेलल है तो -1, ओके। तो मुझे एक बात बताओ आप कि अब आप क्या ए पी की लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते? 11.2 में इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो सीखता है, जिसमें हमें एक गिवन पॉइंट होता है। सो ए पी लाइन की इक्वेशन क्या होती थी याद है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू सी z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है, जिसमें a b और c वेक्टर इक्वेशन और x1 y1 z1 गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पे गिवन पॉइंट्स का काम कौन कर रहा है? 0, 0, 0, सो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और मैंने आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सिखाया है अभी स्टार्टिंग में। a b और c क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन तो सेम है, सो 2, 3 एंड 4 लैम्डा के इक्वल रखो। सो जब आप इसको लैम्डा के इक्वल रख लोगे तो एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज़ निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लैम्डा, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा, जी की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा, ठीक है। यहाँ तक अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो एक्स वाई जेड है ये प्लेन पे लाई कर रहा है, देखो अब सब कुछ मिटा देता हूँ मैं, और ये देखो पी पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12, ये प्लेन की इक्वेशन है, मतलब ये एक्स वाई जेड अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई करवाओ, एक्स वाई जेड की जगह वो डालो। सो प्लेन की इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 लैम्डा डालो, y में 3 लैम्डा डालो और z में 4 लैम्डा डालो और माइनस 12 को ऐसे ही रखो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 13, 29, 29 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देखना दोबारा से 25, हाँ ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/29, अब यहाँ डाल दो, 2 इंटू 12/29, 3 इंटू 12/29 और 4 इंटू 12/29, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 24/29, ये हो जाएगा 36/29 और ये हो जाएगा 48/29। सो सिंपल, देखो ऐसे निकालते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। वो क्वेश्चन दोबारा देख लो रिवाइंड करके जो स्टार्टिंग में भी करवाया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला, सॉरी इसका तो ए पार्ट हुआ है, अभी बी पार्ट भी तो बचा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो बच्चे अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, दोबारा से वही, ये प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन की इक्वेशन क्या है? 0x प्लस 3y, क्या है? 0x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा इसकी नॉर्मल निकालो, ए और बी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही तो होंगे, 0y प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। अब ये जो नॉर्मल है ये लाइन के पैरेलल है, ये लाइन के नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इसकी डायरेक्शन भी 0y प्लस 3j प्लस 4k ही होगी, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन सबको पता ही है, x माइनस गिवन पॉइंट यानी x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस गिवन पॉइंट क्या है? 0 अपॉन डायरेक्शन क्या है? 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल करो, तो x की वैल्यू तो 0 लैम्डा होगी तो 0 ही हो जाएगा वो, तो y इज इक्वल टू 3 लैम्डा, z इज इक्वल टू 4 लैम्डा, ठीक है। अब ये जो है ये तीनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, सो 0 इंटू 0 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगेन 9 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा है ना, हाँ 4 इंटू 4 लैम्डा, 9 प्लस 16 25 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा की वैल्यू 6/25 हो जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू 6/25 होगी, यहाँ डाल दो,
यार समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्योंकि देखो मेरे को आए ना आए वो बात अलग है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको आना चाहिए जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तभी मेरा फ़ायदा है पढ़ाने का, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सी पार्ट भी है और डी पार्ट भी है। क्वेश्चंस तो कम है लेकिन उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। यार अब मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े तो मैं डायरेक्ट कर दूँ। देखो प्लेन की इक्वेशन इस बार क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके नॉर्मल क्या हो जाएगी, आई प्लस जे प्लस के, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, डायग्राम पे ही लिखा करो ताकि अच्छे से क्लियर हो, आई प्लस जे प्लस के। अब अगर इस प्लेन के नॉर्मल आई प्लस जे प्लस के है तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी आई प्लस जे प्लस के। सो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अगेन गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जी माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, तीनों पॉइंट्स इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। सो लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू 1/√3, सॉरी 1/3 यहाँ डाल दो। सो 1/3 1/3 1/3 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गए, ठीक है। लास्ट पार्ट 5y प्लस 8, सो 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये भी लिख दो 0x प्लस 0z, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, बस 5y है हमारे पास, मतलब j ओनली 5j, ठीक है। 5j इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, तो उसका डायरेक्शन भी 5j। सो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इज इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो अपॉन 5 इज इक्वल टू जी माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 लैम्डा, z की वैल्यू 0। सो पहले तो 0 x और z लिख लो, y निकालना है आपको, तो y के लिए यहाँ रखो 5 इंटू 5 लैम्डा इज इक्वल टू -8, सो ए लैम्डा इज इक्वल टू -8/25, ओके। सो यहाँ डाल दो y इज इक्वल टू 5 इंटू -8/25 दैट इज़ -40/25, तो यहाँ हो जाएगा -40/25, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है आपका, फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पास थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट क्या है 1, 0, -2, ठीक है। एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज़, नॉर्मल आपको गिवन है, मतलब ये एक प्लेन है, इसके नॉर्मल आपको गिवन है i प्लस जे माइनस के, ठीक है, ओके। और इस पॉइंट ये जो ए हम मानते थे, ए पॉइंट आपको गिवन है 1, 0, -2, और एक जनरल पॉइंट आप आर मानोगे XYZ, ठीक है। अगेन डेरिवेशन से ही मैं कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सिंपल, ए आर वेक्टर ज्वाइन करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे एन वेक्टर से, तो वो 0 होगा, यही तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इसको खोल लो आप पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, दोबारा से आपको डेरिवेशन करवाते हैं, ये रही डेरिवेशन, ठीक है, हो गई। ये इक्वेशन निकालनी है, आर को वेक्टर इक्वेशन के लिए आर को मत खोलना, एन को खोल लो, एन को तो लिखो आप आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका आई प्लस 0j माइनस 2k, ओके। और एन वेक्टर क्या है आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। बस ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन 1 प्लस 2k, ठीक है। नहीं 2k तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में k नहीं रहता, तभी मैं सोच रहा था। सो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई 3, ओके। अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो इसको खोल लो, xi प्लस वाई जे प्लस जी के का डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे माइनस के साथ इज इक्वल टू 0। सो सारा टर्म, सारे वैल्यूज़ x में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो x प्लस वाई माइनस जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो शॉर्टकट मारो, जैसे मैं मार रहा हूँ, इतना भी मत मार देना कि आप डायरेक्ट लिख दो इसको, ये स्टेप्स करके दिखा देना वहाँ पे। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डेरिवेशन की वजह से, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ हर चीज़ लिख के दिखाना कि डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होगा बिकॉज नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, ओके। तो ज़्यादा शॉर्टकट मत मार देना। अब यहाँ पे क्या है, डेट पास थ्रू द पॉइंट, अब वो पासिंग पॉइंट चेंज हो गया है,
पासिंग पॉइंट क्या है आपका इसकी जगह 1,4,6। आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही रहेगा, नॉर्मल चेंज हो जाएगा i-2j प्लस के हो जाएगा। सो ये हो जाएगा i-2j होगा ना प्लस के। ठीक है, नॉर्मल ये रहा आपके पास। ए आर वेक्टर निकालो या कैसे भी कर दो यार इसको, आर को तो आर ही रहने दो। ठीक है, एन वेक्टर लिखो i-2j प्लस के इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है i+4j प्लस 6k। ठीक है, गिवन पॉइंट वाला वेक्टर पोजीशन से तो निकाल ही सकते हैं, और इसका डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ। ठीक है, बस खोलो इसको। 1 - 8 + 6 कितना हो जाएगा ये -1। ये आ गई आपकी क्या वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब कई लोगों को लग रहा होगा सीधा ना डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं x - 2y + z - 1। ठीक है, ऐसे लिख, आंसर तो यही है, लेकिन ये खोल के दिखाना भाई, ये वाला स्टेप मत करना हरकतें। मैं बैर कह रहा हूँ बार बार, मार्क्स कटवा दोगे। माना आपको आता है, लेकिन आप अपने मार्क्स कटवा दोगे अगर ये स्टेप नहीं दिखाओगे। तो हरकतें मत करना कोई ऐसी जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स है, वो इक्वेशन प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक वो है, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो, मान लो एक ये ए वेक्टर है 1, 1, -1, बी वेक्टर है 0, 4, -5, सी वेक्टर है आपके पास -4, -2, -3। एक सेकेंड रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। देखो यहाँ देखो, मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब आपके 3 वेक्टर बनेंगे। ठीक है, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, 3 वेक्टर बनेंगे। ओके, तो अगर आप गिवन पॉइंट्स इसको लेते हो, गिवन पॉइंट जो हमारा x1, y1, z1 का काम करेगा, इसको लेते हो। ठीक है, तो ले लिया। और एक जनरल पॉइंट आप लेते ही हो r, x, y, z। ओके, अब अगर आप वेक्टर बनाओगे तो आपने बनाया, मान लो ए बी वेक्टर बनाया और ए सी वेक्टर बनाया। ठीक है, ए बी वेक्टर b - a से बनाओगे और ए सी वेक्टर c - a से बनाओगे। नॉर्मल गिवन नहीं है। नॉर्मल क्या होगी मुझे बता सकते हो आप? क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा मैंने जो रिवाइज़ करवाया था स्टार्टिंग में, दिमाग लगा के बनाओ। नॉर्मल क्या होगी इसके ऊपर? ए बी क्रॉस ए सी नॉर्मल नहीं होगी क्या? अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अगर कोई 2 वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वो एक वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा? ए क्रॉस बी, है ना, यही बताया था। अब यहाँ पे ए बी की जगह क्या है? ए बी एन ए सी है। ठीक है, ए बी एन ए सी है, तो ए बी और ए सी वेक्टर इस प्लेन के ऊपर है, तो कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा? ए बी क्रॉस ए सी। समझ गए? सो ए बी क्रॉस ए सी का डॉट प्रोडक्ट ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट आप किससे निकालते हो? ए आर से। ठीक है, और ए आर क्या है आपके पास? 1। देखो ए आर तो निकाल लो पहले। जैसे ए आपके पास है 1, 1, -1 और आर आपके पास है क्या? एक्स वाई जेड। सो ए आर क्या हो जाएगा? x - 1 वाई आई प्लस y - 1 j प्लस z + 1 k। ठीक है, ये आ जाएगा ए आर की जगह। ए बी क्रॉस ए सी आपको निकालना आता ही है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, आ गई प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल का काम कर रही है ना ए बी क्रॉस ए सी। तो और आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने सॉल्व करना बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट बता के सॉल्व होता है। तो डालो ए आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x - 1 y - 1 z + 1 और ए बी क्रॉस बी सी भी डाल दो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या सॉल्व करना आता है ना यार, पिछली क्लास में बताया, प्लीज़ ऐसा मत करना। ए बी वेक्टर के क्या हैं कोऑर्डिनेट्स? ए बी वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा यार। तो ए बी वेक्टर कहाँ से निकालें?
निकालो ए बी वेक्टर ना। 6 माइनस 1 आए, ये दैट इज़ 5 आए। 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, -5 माइनस -1 दैट इज़ -4। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ए सी वैक्टर निकाल लो। -4 माइनस 1 -5, -2 माइनस 1 -3, -3 माइनस -1 दैट इज़ -2। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन तो आप ऐसे निकालोगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप ध्यान रख लेना कि ये ना दोनों तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए ना तो प्लेन की इक्वेशन बन नहीं पाएगी, क्योंकि वेक्टर एक ही है ये। हमें तो 2 वेक्टर चाहिए, तो ए बी क्रॉस बी सी कोई पंगे ना कर दे। ठीक है, तो अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, इसको आप कैसे चेक करोगे? चेक करो ए बी वेक्टर बना के, बी सी वेक्टर बना के और ए सी वेक्टर बना के। ठीक है, ए बी वेक्टर बनाओ ज़रा। 5i प्लस 3j माइनस 4k। अब बी सी वेक्टर बनाना, -10i -6j प्लस 8k। ठीक है, अब ए सी वेक्टर बनाना, -5i -3j प्लस 4k। देखना ये तीनों कोलिनियर तो नहीं है कहीं। A1 अपॉन कैसे निकालते थे कोलिनियरिटी? तीनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें या ऐसे ही कर लो, इन तीनों का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। ठीक है, कोलिनियर हैं भाई ये पॉइंट्स, देख लो आप। एक इसका मल्टीपल 2 मल्टीपल ये बन रहा है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देख लो। डिटर्मिनेंट से भी क्यों सॉल्व करें हम। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती थी कि कोई भी एक वेक्टर दूसरा का लैम्डा टाइम्स कुछ वेक्टर हो। तो देख लो, अगर मैं इस वेक्टर में -2 मल्टीप्लाई करा दूं और इस वेक्टर में भी -2 मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरा ये वेक्टर बन रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मतलब यहाँ प्लेन की इक्वेशन नहीं बन सकती। कम से कम 2 वेक्टर तो चाहिए होते मेरे को। ठीक है, तो ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन वेक्टर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने कि अगर कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो। अब देख लो 5i प्लस 3j माइनस 4k में -2 मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो ये -10i -6j प्लस 8k बन जाएगा। ये वाला वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये है ना उसका मल्टीपल। चलो अब ये नीचे वाले वेक्टर को भी देख लो, आप क्या मल्टीप्लाई कराओगे? इसमें 2 मल्टीप्लाई करवा दो सिंपली, तो ये भी एक, ये -2 मल्टीपल है, ये 2 मल्टीपल है। तो मतलब ये तीनों वेक्टर आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर है तो मतलब प्लेन की इक्वेशन नहीं बन सकती, क्योंकि यार मुझे कम से कम 2-3 वेक्टर तो चाहिए, कम से कम 2 वेक्टर चाहिए ताकि मैं ए क्रॉस बी को बोल पाऊँ कि ये इसके नॉर्मल है। लेकिन अगर वो एक ही वेक्टर होगा ये वाला, तो ए क्रॉस बी निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ए क्रॉस बी मतलब दोनों अलग अलग, लेकिन यहाँ तो सेम हो जाएगा ना। और अगर मान लो आपको फिर भी लग रहा है कि ये ए वेक्टर ले लेता हूँ मैं और इसको ए क्रॉस ए कर लूँगा, भाई ए क्रॉस ए 0 होता है, वो फिर 0 बन जाएगा, तो नॉर्मली 0 बन जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन कहाँ से बनेगी? प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, इसकी जगह 0i 0j 0k लिखोगे, इसकी आई भी, इसकी जगह भी 0i 0j 0k लिखोगे, सब 0 हो जाएगा वो। ओके, तो वो कोलिनियर है कि नहीं उसको चेक कर लेना भैया वेक्टर्स बना के पहले। ठीक है, तो अब देखो ये बी पार्ट, ये कोलिनियर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? ये ए ले लो, ये बी ले लो, सी ले लो। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। चेक करो, पहले तो ए बी वेक्टर बनाओ, सबको आता है वेक्टर बनाना 2 पॉइंट से। 1 - 1 0i प्लस j प्लस k। ठीक है, अब बनाओ बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर बनाओगे तो -3i प्लस 0j प्लस -k हो जाएगा फिर। अब ए सी वेक्टर बना लो। ए सी वेक्टर बनाओगे तो -3i प्लस j -k। ठीक है, अब देख लो कोई दूसरे का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा। इसमें 3 मल्टीप्लाई कराओगे ये नहीं बनने वाला, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कराओगे ये नहीं बनने वाला। तो कोई भी एक दूसरे का कुछ भी मल्टीपल नहीं है, तो मतलब हैंस प्लेन कुड बी मेड।
डिटर्मिनेंट के मेथड से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस मेथड से चेक करो, तो इसी से चेक कर लो। ए बी इज़ नॉट कोलिनियर विद बी सी एंड ए सी, हैंस प्लेन कुड बी मेड, हैंस प्लेन कुड बी मेड। ठीक है, तो प्लेन यहाँ बन सकता है। अब कैसे बनेगा प्लेन? वही आपके पास ये वेक्टर है ए बी और ए सी, ठीक है, ये एक प्लेन है, उसके ऊपर ए बी और ए सी वेक्टर है ना आपके पास। अभी यार मैंने क्यों मिटा देता हूँ मैं, पागल तो नहीं, ए बी वेक्टर दोबारा बनाना पड़ जाएगा मुझे। सो ये ए है, ये बी है, वेक्टर क्या है यहाँ पे 0i प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये ए बी वेक्टर है और आपके पास ए सी वेक्टर भी है। ए सी को ही लेना हमेशा, ठीक है, ए बी सी मत ले लेना, क्योंकि बी सी ले लोगे तो फिर ऐसा कुछ प्लेन आ जाएगा आपका। ए सी ले लो, ले सकते हो बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। -3i प्लस जे माइनस के। ठीक है, अब ये दो वेक्टर है प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों इन लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो भी प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस ए बी एंड ए सी का क्रॉस होगा ना, ये नॉर्मल बनेगा। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये एक पॉइंट में गिवन पॉइंट क्या ले रहा हूँ 110 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये 110 था, ये गिवन पॉइंट ले लो और जनरल पॉइंट मान लो XYZ R यहाँ पे। ठीक है, तो ए आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस ए बी क्रॉस ए सी से ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, यही तो हम कर रहे थे प्लेन की इक्वेशन के लिए, नॉर्मल का काम करेगी और ये R-A बनेगा, है ना नॉर्मल। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करना मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब नहीं, डिटर्मिनेंट देखो x माइनस दिस पॉइंट, ये गिवन पॉइंट ये लिया है, सो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0। प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। मतलब एक दोबारा बता देता हूँ, चलो एक का डॉट दूसरे के क्रॉस के साथ अगर ऐसा हो तो इसका वेक्टर ऊपर, इसका वेक्टर सेकंड रो में, इसका वेक्टर थर्ड रो में, ऐसे लिख लो। सो यहाँ हमारे पास ए आर सबसे ऊपर रहेगा और ए बी क्रॉस ए सी, ए बी रहेगा सेकंड रो में, ए सी रहेगा थर्ड रो में। तो ए बी क्या है हमारे पास खोल लो इसको, इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। सबको आता है डिटरमिनेंट खोलना, प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि हमें नहीं आता। माइनस हो गए, +3 प्लस जी, सॉरी हाँ सही तो है, सही है, प्लस जी प्लस 3। ठीक है, सो x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3z, सो हो जाएगा -2x प्लस 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3z इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड को इकट्ठे कर लो, पॉजिटिव में रखना, चलो रख लो, पॉजिटिव में रख लो, तो सबके साइन चेंज कर लो, ये उस तरफ ले जाओ मतलब। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z, ये हो जाएगा आपका -1 उधर जाके +1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, सॉरी प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। 7 फाइंड द इंटरसेप्ट। देखो जब आप क्लास 11 में पढ़ते थे तो आपको बोला जाता था कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताओ। सो ये लाइन होती थी जिसमें आप, ये होता था एक्स इंटरसेप्ट, ये होता था वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0, वाई की कुछ वैल्यू, और एक्स इंटरसेप्ट मतलब जब आप 2D पढ़ते थे वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई का 0, एक्स का कोई वैल्यू। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो सिमिलरली यहाँ भी करो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई और जेड को 0 रखो, यहाँ 3 डायमेंशनल में है तो यहाँ एक जेड और ऐड हो गया। सो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 5/2। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए आप x और z को 0 रखो तो y क्या आ जाएगा 5, और z इंटरसेप्ट के लिए आप x और y को 0 रखो तो x z क्या आ जाएगा -5। x और y को 0 रखोगे ना। क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जी ओ एक्स प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, देखो करना तो वैसे ही है। देखो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या कि सिर्फ वाई इंटरसेप्ट गिवन है ना आपको। मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये जी एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब उसने वाई इंटरसेप्ट बोला है 3, तो मतलब यहाँ से वाई इंटरसेप्ट ये होगा जिसका एक्स और जेड 0 होगा। ठीक है, और वाई क्या है 3 आपको गिवन है। ठीक है, यही तो होता है वाई इंटरसेप्ट। तो अगर ये पैरेलल है जी ओ एक्स के, इसके पैरेलल है, तो इसका y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आंसर। क्योंकि जी देखो वैसे तो ये होगा ना आंसर 0x हो जाए, क्योंकि 0 देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है और z कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो इस प्लेन की इक्वेशन अगर आप डालोगे भी, ठीक है, तो क्या होती है उसमें a इंटू एक्स माइनस, या ये वाली इक्वेशन लिखें या वो वाली लिखें, चलो ये लिख लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस 1 यानी 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 y1 यानी 3 प्लस c इंटू जी माइनस जी1 यानी 10। ओके, अब यहाँ पे अगर ये जी ओ एक्स के पैरेलल है, ठीक है, जी ओ एक्स के पैरेलल है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो 0i प्लस जे प्लस के। ठीक है, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 0 एंड के का भी कोफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, 0 ही रखना पड़ेगा क्योंकि जी ओ एक्स प्लेन है। तो ए और सी क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, और बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि देखो ये लाइन है ना इसके पैरेलल है, तो ये जी ओ एक्स में ये जो जी ओ एक्स प्लेन है ना, इसका मतलब होता यही है कि 0i प्लस 0 के प्लस जे के जे इंटू 1। ठीक है, 0i प्लस 0 के प्लस जे इंटू 1। ठीक है, अगर यहाँ पे होता वाई ओ एक्स प्लेन, ठीक है, सॉरी हाँ, वाई ओ एक्स प्लेन होता तो आप जी को रखते 1, तो ये जो वेक्टर इसकी वेक्टर बनती 0i प्लस 0j प्लस जी इंटू 1। ठीक है, ओके, तो ए और बी आपका 0 होता और जी 1 होता। अब यहाँ देखो जी ओ एक्स प्लेन है, तो इसमें जो एक्स और जेड है वो तो 0 है, और ये ओ मतलब ओरिजिन को डिनोट कर रहा है, जिसमें जे कोऑर्डिनेट क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो जे का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 डालोगे आप। सो 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसा निकली है प्लेन की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अब देखो कोई एक ऐसा प्लेन निकालना है। देखो अगर ये 2 प्लेन है, मान लो ये मेरा एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एक लाइन बनेगी। कोई भी 2 प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब वो एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, पेन कहाँ गया भाई, पेन पेन पेन, एक सेकंड रुको। चलो, पेन गिर गया था नीचे और बहुत दूर चला गया रोल होते हुए, सब सेटिंग है ना। देखो क्या बताया था मैं, कोई भी 2 प्लेन है, मान लो ये मेरे एक हाथ ये प्लेन है, दूसरा हाथ ये प्लेन है। ठीक है, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एक लाइन बनेगी। ठीक है, लाइन बनेगी मतलब उस लाइन के ऊपर भी कोई एक प्लेन बन सकता है। ठीक है, उस लाइन के ऊपर भी कोई एक प्लेन बन सकता है। तो जो न्यू प्लेन बनेगा ना वो आपका ऐसा होगा, न्यू प्लेन विल बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, और P1 क्या है आपका प्लेन 1 और P2 क्या है आपका प्लेन 2, ये गिवन है आपको। ओके, न्यू प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पहले देखो आप रिक्वायर्ड प्लेन कैसे बनाओगे। देखो मान लो ये एक प्लेन है और इससे सटा हुआ मतलब इसके इंटरसेक्शन में दूसरा प्लेन है। ठीक है, तो जब तो नया प्लेन कुछ बनेगा, ऐसे ही ब्लैक वाला नया प्लेन बनेगा। ओके, अब ब्लैक वाला नया प्लेन जो बना है उसके अंदर एक पॉइंट है 2,1 जो आपका गिवन पॉइंट बनेगा, ए का काम करेगा। ठीक है, और न्यू प्लेन की इक्वेशन अब यहाँ से निकालोगे कुछ ना कुछ। देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। सो ये P1 है आपके पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, P2 क्या है आपके पास
एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो न्यू प्लेन क्या हो जाएगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, सो प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2। ठीक है, खोलो इसको। सो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा जेड माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो ये न्यू प्लेन की इक्वेशन आ गई आपके पास। तो ये जब न्यू प्लेन की इक्वेशन आ गई तो ये प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है 2,2,1, 2, ये न्यू प्लेन है। ठीक है, 2,2,1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन को, क्योंकि इसी प्लेन के ऊपर है। सो 3 इंटू 2 माइनस 2, यानी एक्स में 2 डालोगे, वाई में 2 डालोगे और जी में भी 1 डालोगे। ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखना ज़रा क्या आ रही है, 3 लैम्डा 4 प्लस 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2 ना। सो 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ डालो इस इक्वेशन में, जो नई इक्वेशन थी ना प्लेन की, कहाँ थी वो, शिट गायब हो गई, जो निकाली थी P1 प्लस। दोबारा लिख लेते हैं, देखो दोबारा लिख लेते हैं, उसमें क्या है, थोड़ी सी तो इक्वेशन है वो। प्लेन न्यू क्या हो जाएगा आपका, P1 प्लस यानी P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। यही था ना, इसी पॉइंट में आपने एक्स वाई जेड में ये डाला था। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2/3 डाल दो यहाँ पे। सो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे x से, माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे y से, माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे z से एंड माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 से। बस आ गई। ठीक है, तो आई होप दे ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन वाला क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व कर लो यार, इसको और इसको साथ में रखना। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लो, 3x माइनस 2/3x माइनस वाई माइनस 2/3y प्लस 2z माइनस 2z/3 माइनस 4 प्लस 4/3। सॉल्व करो इसको। 9 माइनस 2 7x अपॉन 3, 3y माइनस 2y माइनस 5y अपॉन 3, 6 माइनस प्लस 4z अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4, 3 उस 0 के नीचे चला जाएगा तो ये बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। तो देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड थ्रू द पॉइंट। सेम क्वेश्चन है यार, वेक्टर इक्वेशन, पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेना, फिर उसकी वेक्टर इक्वेशन भी निकालेंगे। देखो, न्यू प्लेन इज इक्वल टू P1। अब यहाँ पे आपको P1 नहीं गिवन ना, देखो P1 अब कैसे निकालोगे यार, ये देखो ना, ये R को खोल लेना, ये एक प्लेन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। इस R को खोल लो, xi प्लस वाई जे प्लस जी के, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, 2i प्लस 2j माइनस 3k के। इतने सारे क्वेश्चन कर ही दिए हैं अपने। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7। ठीक है, ये प्लेन 1। प्लेन 2 भी सिमिलरली निकालोगे आप। प्लेन 2 क्या हो जाएगा, उसको खोलोगे R को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 3z माइनस 9। तो न्यू प्लेन क्या हो जाएगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 डालो, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 यानी 2x प्लस 5y माइनस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
न्यू प्लेन की इक्वेशन ये आ जाएगी, और इस न्यू प्लेन की इक्वेशन जब ये आ गई है, ओके, तो इस न्यू प्लेन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, 2, 1, 3, तो एक्स वाई और जी में डालो 2, 1, 3, यानी 2 × 2 प्लस 2 × 1 माइनस 3 × 3 माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स, सो लैम्डा को अंदर भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सो लैम्डा 2 × 2 प्लस 5 लैम्डा × 1 माइनस 3 लैम्डा × 3 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, 4 + 2 6 माइनस 10 यानी -4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका +4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखना सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, ओके। अब इसको सॉल्व करो, 5 + 4, एक सेकेंड, 5 लैम्डा के बाद क्या था, कुछ गड़बड़, 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, हाँ, तो ये हो जाएगा -4 -9 -13 ना, सो -13 + 4 -9 और 1 इज इक्वल टू 0। देखना यार सही किया ना सब कुछ कैलकुलेशन, 4 + 5 लैम्डा 9 लैम्डा, ठीक है, ये तो लैम्डा लैम्डा के सेटल हो गए, ये +1, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई, ये लैम्डा इसके साथ है ना, 5 लैम्डा के साथ, तो ये 9 लैम्डा इसके साथ कैसे 9 लैम्डा, ठीक है, -4 हो जाएगा ये, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई 4/9। तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ डाल दोगे एक्स यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने सारी कैलकुलेशन सही करी हैं तो हाँ सही है यार, सब कुछ सही होगा, गलत होगा क्यों, पहले ये भी तो सोचो, हो भी सकता है गलत यार, एक सेकंड रुको ज़रा, मैंने इसको ढंग से निकाल लेता हूँ दोबारा से। 4 + 2 -9, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखना अब लैम्डा लैम्डा वालों को, +9 -9 -9, ठीक है, हो गई थी ना अभी गलती, -6 -9 -3 -7 यानी -10 आएगा भाई, ये -10 -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -10/9। हाँ अब ठीक है, 2 प्लस यार अब तो सही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, -10/9 आ गई, यहाँ डाल दो लैम्डा में, ठीक है, यहाँ डालो 2x, न्यू ही तो इक्वेशन है, न्यू प्लेन, -10/9 × 2x -10/9 × 5y -10/9, ये प्लस हो जाएगा फिर × 3z -9 × -10/9, ठीक है, लैम्डा अंदर ले गया मैं, आई होप यहाँ तो साइड में आपको विजिबल होगा ना, ये लास्ट में मैंने लिखा है -9 × -10/9, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सो 2x -20 x/9 प्लस 2y -50y/9 माइनस 3z प्लस 30z/9, ठीक है, -7 प्लस 90 प्लस 10 लिख दो ना इसको, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, देखो मैंने इस तरफ ये लिखा था 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये खुद सॉल्व कर सकते हो वैसे तो। अब +10, ये है आपकी न्यू इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना, कर लो क्या, मैं कर लूँ, मैं करके दिखाऊँ, तो ये 9 9 18 -2x 18 -32y 18 -12z और ये हो जाएगा +3, ठीक है। सो 2x + 32y + 12z - 3 = 0 इज़ योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 11,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक कैच है, मान लो ये न्यू प्लेन है आपका, प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2, ठीक है। अब ये देखो प्लेन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, ठीक है। ओके, ये न्यू प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये जो न्यू प्लेन की इक्वेशन है ना, ये इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो मतलब दोनों प्लेन का, अगर मान लो ये एक प्लेन है और न्यू प्लेन आपका ये है, ठीक है, जो बनाया आपने, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर रखते हैं ना इसको। फिर ऐसे ये न्यू प्लेन पिंक वाला है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। या तो ऐसा समझो कि अगर ये प्लेन, हाँ, इन दोनों के डायरेक्शन रेशो, मतलब नॉर्मल रेशो क्या होगी, नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा और इसका जो नीचे वाला है उसका, नीचे वाले प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है ना, तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यार मैं कैसे समझाऊँ आपको, दो प्लेन परपेंडिकुलर, मान लो ये दो प्लेन है, ठीक है, ये दो प्लेन है, ओके, परपेंडिकुलर है। अब इसका नीचे वाले प्लेन का नॉर्मल ये है, ठीक है, मान लो ये नीचे वाले प्लेन का नॉर्मल है और ये मैंने ऊपर वाले प्लेन का नॉर्मल बना दिया। तो अब देखो, ये जब दो प्लेन परपेंडिकुलर थे ना, दो प्लेन परपेंडिकुलर थे, तो इनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ब्लैक वाले को देखो और ये मेरी ऊपर वाली उंगली को देखो, ये भी परपेंडिकुलर है आपस में। तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। तो ये न्यू वाले प्लेन तो पहले बनाओ, न्यू वाला प्लेन बनाओ आप, x प्लस 2x लैम्डा प्लस y प्लस 3y लैम्डा प्लस z प्लस 4 लैम्डा z माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये न्यू प्लेन की इक्वेशन आ गई। कैसे आई देखो, 1 प्लस 2 लैम्डा x, ये लैम्डा x है भाई, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिसमें आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी है, ठीक है। यहाँ पे तो a का काम कौन कर रहा है, x का कोफिशिएंट, b का काम कौन कर रहा है, y का कोफिशिएंट, c का काम कौन कर रहा है, z का कोफिशिएंट, और d का काम कौन कर रहा है, माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है, ये d का काम कर रहे हैं। तो ये जो a b और c है, यानी ये a 1 प्लस 2 लैम्डा जो है, और b आपका 1 प्लस 3 लैम्डा जो है, और c आपका 1 प्लस 4 लैम्डा जो है, ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, आई जे के लगा लो, प्लस कर लो तीनों को, तो ये न्यू प्लेन का नॉर्मल हो गया। और जो एक प्लेन ये है, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जी का नॉर्मल, इसका नॉर्मल हो जाएगा आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है, एक्स और वाई और जी के कोफिशिएंट नॉर्मल हो जाएंगे। ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर, तो इन दो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना, बहुत लॉजिक से चल रहा हूँ मैं। टीचर तो पता नहीं मेरे को कैसे पढ़ाने वाला है इसको, लेकिन मैं तो लॉजिक से ही चलूँगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1, ये होता है 0 के इक्वेट रखना है आपको, ठीक है। ओके, तो लैम्डा लैम्डा की वैल्यू निकालो, 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस, ये तो लैम्डा 0 हो जाएगा। यार कैलकुलेशन क्यों मिस्टेक हो रही है इतनी ज़्यादा आज। देखना ज़रा कहाँ मिस्टेक हुई है। सॉरी, ये आई माइनस जे है, मैंने 2j क्यों लिख दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे j है ना, ओनली j होगा, ओके, -1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, मिल गया। तो ये 6 ना हो के, ये 2 ना हो के, यहाँ कुछ होगा -1 माइनस 3 लैम्डा। अब देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा ना अब ये, हाँ 3 लैम्डा, और इसको देखो ये कट जाएगा और ये 1 प्लस 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/3।
सो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ गई, यहाँ डाल दोगे आप, यहाँ नहीं यहाँ डालोगे। न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है ना आपको। ये रहा यहाँ पे 1 + 2 × -1/3 x + 1 + 3 × -1/3 y + 1 + 4 × -1/3 z -1 - 5 × -1/3। ठीक है, अब ये जो लंबी वाली इक्वेशन आई, ये आपकी न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सॉल्व कर लोगे, प्लीज़ सॉल्व कर लेना इसको खुद से, कर ही लोगे मेरे ख्याल से आप, या मैं करूं? हर काम मुझ पे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। 12th में आ गए यार, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सही में सामने होते तो पिट जाते मेरे से। 3 - 2 x यानी x/3 प्लस 3 - 3 यानी 0y प्लस 3 - 4 यानी -z -3 सॉरी -z हो जाएगा ना, क्या कह रहा हूँ मैं भी, हाँ -z/3 ये हो जाएगा आपका -1 के बाद प्लस 5/3 दैट इज़ 2/3। फाइनली हो जाएगा 2/3 = 0। तो आपका आंसर हो जाएगा x - z + 2 = 0। ओके, ये z है भाई और ये 2 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। देखो वेक्टर इक्वेशंस हैं, वेक्टर ये हैं आपके, ठीक है, क्योंकि देखो दो प्लेन है आपके पास, एक ये प्लेन है और इसका नॉर्मल वेक्टर ये है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन भी बताए, और दूसरा प्लेन ये है जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन बताएगा, इन्हीं के नॉर्मल ही तो बताएंगे डॉट प्रोडक्ट से। याद है वेक्टर चैप्टर में हम कैसे निकालते थे डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा। आपको cos थीटा ही पूछ रहा है तो a.b निकालो, जिसमें आप इसको ले लो a, आप कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं b1 b2 ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, बस a को मैं b1 कह रहा हूँ, b को b2 कह देते हैं, b1.b2 b1, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी भाई हमारे स्कूल में तो ये फॉर्मूला है। लो ये रहा फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना है, बट करो इसका डॉट। 3 × 2 6 -6 -15 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, देखो ना b.b अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड = cos थीटा। तो b1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 9, और इसका मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड 9 + 9 + 25। अब तो शॉर्टकट मार सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 35 और 9 44, नहीं 35 नहीं 34 और 9 43। ये लो cos थीटा की वैल्यू आ गई। ये पॉजिटिव रख लेना भाई, ओके। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 15 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। बहुत इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल और परपेंडिकुलर दे आर, और इन केस दे आर नीदर, ठीक है, ओके। तो पहला प्लेन क्या है, पेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। अगर 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि दोनों के नॉर्मल a1/a2 = b1/b2 if c1/c2 कम्स, तो ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये वेक्टर चैप्टर में हमने अच्छे से बात कर ली थी, 3D में भी करी थी, शायद पिछली एक्सरसाइज में ही करी थी, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ऊपर वाली कंडीशन परपेंडिकुलर के, नीचे वाली कंडीशन पैरेलल के लिए, ठीक है, दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स। अब दोनों के नॉर्मल वेक्टर सबको निकालने आते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है आपका 7x + 5y + 6z + 30 = 0 एंड 3x - y - 10z + 4 = 0, ठीक है। पहले वाले प्लेन का, ये वाले प्लेन का नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x और y और z के कोफिशिएंट, सो 7i + 5j + 6k, ठीक है। और दूसरे वाले के नॉर्मल क्या हो जाएगी, 3i - j - 10k, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, 0 आ रहा है क्या,
7 इंटू 3 21, 5 इंटू -1 -5 प्लस 6 -60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -16 -60 दैट इज़ 40 -44, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं आ रहा, तो मतलब दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ़ दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो लेट्स चेक फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या करोगे, इसको ले लो A1 B1 C1 और इसको ले लो A2 B2 C2, ठीक है। सो A1 अपॉन A2 यानी 7/3 एंड 5/-1 एंड 6/-10, ठीक है। ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तो पैरेलल है, तो तीनों तो इक्वल नहीं है, तो मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। तो पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो अब इनके बीच का एंगल निकालो। एंगल कैसे निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद हो तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तो निकालते थे एंगल, इज इक्वल टू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाल ही रखा है 44 और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। 49 + 25 + 36 कितना होता है ये 6 और 5 11, 11 और 9 20, 4 और 4 8, 110 और उसका मैग्नीट्यूड निकालो 9 1 और 10, ठीक है 110, वो भी 110। तो ये हो जाएगा 44/110। सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 44/110, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट आपके पास प्लेन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट प्लेन कौन सा है आपके पास 2x + y - 3 + 3z - 2 = 0। ये फर्स्ट प्लेन। सेकेंड प्लेन दिस, ओके। अब दोनों की नॉर्मल निकालो। इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगी 2i + x और y और z के कोफिशिएंट ना। अगेन मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन दोबारा देख लो स्टार्टिंग में। और इसके नॉर्मल क्या हो जाएगी, ठीक है, +0 के लिखना है तो लिख लो। अब दोनों का डॉट देखो। पहले तो A1 पैरेलल के लिए चेक कर लें, तो A1/A2 यानी 2/1, 1/-2 एंड 3/0। तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 आर नॉट इक्वल, हेंस दे आर नॉट पैरेलल। अब देखो डॉट निकाल के 2 - 2 +0 है ना, हाँ ठीक है। देखो ये अगर 0 आ रहा है तो देखो आ रहा है ना, तो डॉट अगर 0 आ रहा है तो इन दोनों, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सी पार्ट देखो, सी पार्ट है आपका, मैं डायरेक्ट वेक्टर लिख लूँ अब 2i - 2j + 4k, प्लेन 1 का नॉर्मल, प्लेन 2 का नॉर्मल है 3i - 3j + 6k, ठीक है। अब मानो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, 2/3 = -2/-3 = 4/6। देखो तीनों इक्वल है, 2/3 2/3 2/3, तो हेंस दीज आर पैरेलल। तो ये तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब चेक करो ये पैरेलल है तो मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे। जब परपेंडिकुलर, क्योंकि या तो ऐसे होगा, ठीक है, ये पैरेलल होता है तो ऐसे तो नहीं होगा ना, तो परपेंडिकुलर के लिए डॉट, तो कोई तो एंगल होगा दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा यार। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसका एंगल तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से आप निकाल सकते थे। फिर भी आप अगर किसी को करना ही है चेक करके तो कर लो, देख लो। डॉट निकालो इनका 2 × 3 6 + 6 + 24, ठीक है। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखो। देखो हो सकता है ये 180 ना आए, हो सकता है 4 4 और 16, क्योंकि ये ना प्लेन है, प्लेन में -2 और ये 5 जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये सिर्फ -2 और 5 नहीं होते तो इनका एंगल 180 होता। तो यहाँ देख लेते हैं एक बारी क्या आ रहा है एंगल। 4 + 4 + 16 26, और ये कितना हो जाएगा 16 + 4 20 24 होगा, एक सेकेंड 24, ओके 16 +, हाँ ठीक है। और यहाँ देखो 9 + 9 18, 18 और 36 कितना होता है 36, 46 54, ओके। तो 180 तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो 2 और -5 + 5 है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी = दिस। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 36 अपॉन में नीचे 24 √54, ठीक है। अब आपको रूट को सॉल्व करना आता ही है,
एलसीएम ले लेना, दो दो के कॉम्बिनेशन बाहर निकालना, जो रूट के अंदर, जो इसका कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा उसको रूट के अंदर डाल देना, ठीक है। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 24 का क्या निकालोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए 3, ठीक है, ऐसे तो निकालोगे। अब दो कॉम्बिनेशन बनाओ, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2√6 हो जाएगा ये, 36 अपॉन में 2√6, है ना। हाँ, अब 54 का देखो कितना होता है, 54 17 18 3 होता है ना, तो इसको करो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, कॉम्बिनेशन निकालो, 3√6 हो जाएगा। ओके, तो जब ये 3√6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में √6 इंटू √6, 2 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है, 1 हो जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है कॉस थीटा, ज़रा बताना मुझे। कॉस 0 पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, देखो आ ही गया, या तो थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो। तो अगर थीटा 0 भी आ गया तो मतलब वो पैरेलल हो, 180 आता तो भी पैरेलल होती है, ठीक है। अगर 180 नहीं आता तो वो डिफरेंस क्रिएट होता 2 और 5 को, तो आता है भाई 0 आता है, ठीक है, क्योंकि 1 आया, और कॉस थीटा 1 कहाँ पर होता है, कॉस 0 पे होता है। ओके, तो आ गया भाई, पैरेलल है। अब देखो सी पार्ट हो क्या रहा ना हमने, कौन सा पार्ट करा, डी पार्ट कर लिया हमने, हाँ ये सी पार्ट ही तो करा, हाँ सी पार्ट करा ना, डी पार्ट करना है अब। 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3y प्लस 6z, तो सेम हो गया। ई पार्ट देखो अब, 4i प्लस 8j माइनस प्लस k, और ये हो जाएगा 0y प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखना ज़रा इन दोनों का, पहले तो ये पैरेलल तो नहीं है क्योंकि ये 4/1 होगा और ये 8/1 होगा, तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। ओके, डायरेक्ट लिख दो ना प्लीज़, थोड़ा शॉर्टकट अलाउड है मुझे। अब डॉट निकालो, 4 इंटू 0, ये जी है भाई, 0i, 4 इंटू 0 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यानी 9 ऊपर, और इसका मैग्नीट्यूड नीचे। एक सेकेंड, ये थोड़ा लैग आ रहा है, एक सेकेंड रुको। लैग नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, 16 प्लस 64, और शिट लैग आ रहा है यार, आ रहा है, एक सेकेंड रुको। वन नोट कहाँ गया, ओके, अब नहीं होना चाहिए लैग भाई, ठीक है। 16 प्लस 64, और इसका क्या हो जाएगा, अभी भी थोड़ा छेल लो, 1 प्लस 2√2, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/64 प्लस 16 कितना होता है, 64 74 80, सो 160, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 9/160। क्वेश्चन नंबर 14 में चले, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग प्लेन। ओके, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, होल मॉड। ये इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की पहली इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपके ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब तो लिख लिया आपने, प्लस d भी लिख लिया, अपॉन में इसका स्क्वायर करो, 9 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा, c आपके पास क्या है 144 ऊपर, ठीक है। डिस्टेंस निकाल रहे हो अब आप, और यहाँ पे नीचे लिखो, लैग नहीं होना चाहिए,
पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस हो गई, -4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 -3, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा 3/25, कितना हो जाएगा ये 169, ठीक है। तो 3/13 इज़ द डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट भी चेक कर लो ऐसी, ठीक है। तो सारे पार्ट कर लोगे खुद से, अब मैं छोड़ो मैं ही करता हूँ। सो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3z है ये, अपॉन में थोड़ा लैग आ रहा है प्लीज़, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो कौन सा पॉइंट, अगर तो ये पॉइंट अगर प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। 2 इंटू 3 माइनस का -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में √4 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है। तो 3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 13/9, 13/3, ठीक है। √9 3 होता है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी प्लेन, है ना। ओके, तो अब देखो इस आपने स्ट्रेट लाइंस में भी तो पढ़ा है क्लास 11 में, यही फॉर्मूला पढ़ा था, जस्ट वहाँ 2D के लिए पढ़ा था, यहाँ 3D के लिए पढ़ रहे हो। ओके, सो आपका प्लेन है x प्लस 2y माइनस 2z अपॉन में √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d, ठीक है। अब ये x y z में क्या रखोगे आप, 2 3 और -5, कितना हो जाएगा ये 6 और 2 8, 8 और 10 18, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 4 4 और √3 हो जाएगा, ठीक है। 6 यूनिट्स। और लास्ट पार्ट है आपका, डायरेक्ट कर दूँ मैं, 2 इंटू -6 और नीचे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर तो -12 जो कि +12 हो जाएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है, मॉड ओवरऑल मॉड लगा है, मैग्नीट्यूड लगा है। सो ये हो जाएगा 4 + 9 दैट इज़ 13, 13 + 36 दैट इज़ 49, 49 और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.3। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो, एकदम फ्री है। और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो। थैंक यू सो मच।